अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं डैट इज़ लोअर लिम्ब प्रोस्थेसिस। ठीक है, वैसे तो लोअर लिम्ब में भी यही सारे यूज़ होंगे और अपर लिम्ब में भी यही सारे यूज़ होंगे। अच्छा, अब ये कौन से प्रोस्थेसिस हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि पेशेंट को फॉर एग्जांपल किसी भी कंडीशन की वजह से हमें उसका कट करना पड़ गया लिम्ब। ठीक है, अब जाहिर सी बात है लिम्ब ऐसे तो नहीं कट होगा, सर्जरी होगी। ठीक है, पेशेंट की सर्जरी हुई है, ठीक है, उसका लिम्ब हो गया कट। ठीक है, अब जाहिर सी बात है सर्जरी के बाद वहाँ पे पेशेंट का ज़ख़म भी होगा। ठीक है, और अब उसका लिम्ब भी कट हो गया, जाहिर सी बात है अब पेशेंट ने अपना फंक्शन भी परफॉर्म करना है और लिम्ब की हीलिंग भी रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो उसके लिए फिर हम प्रोस्थेसिस यूज़ करते हैं। ठीक है, सर्जरी के फ़ौरन बाद जो प्रोस्थेसिस यूज़ कराया जाता है डैट इज़ इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव प्रोस्थेसिस। ठीक है, इसे हम इसकी एब्रीवेशन आपको ये भी देखने को मिलेगी IPOP। ठीक है, सर्जरी के फ़ौरन बाद ये यूज़ कराया जाता है। ठीक है, उसके बाद है टेम्परेरी प्रोस्थेसिस। टेम्परेरी प्रोस्थेसिस नाम से पता चल रहा है कि टेम्परेरी तौर पे हम यूज़ कराते हैं जब तक के पेशेंट का वाउंड हील ना हो जाए। ठीक है, जैसे ही वाउंड हील होगा उसके बाद हम डेफिनेटिव प्रोस्थेसिस पेशेंट को यूज़ कराते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आपने याद रखना है कि सर्जरी के फ़ौरन बाद 3 तरह के प्रोस्थेसिस पेशेंट को यूज़ कराए जाते हैं। ठीक है, पहला है इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव प्रोस्थेसिस, फिर टेम्परेरी प्रोस्थेसिस यूज़ कराया जाता है और एट द एंड जब उसका वाउंड हील हो जाता है तो डेफिनेटिव प्रोस्थेसिस या इसे हम परमानेंट प्रोस्थेसिस भी कहते हैं, ये यूज़ कराया जाता है। ठीक है, प्रोस्थेटिक फुट हमें पता है फुट ही होता है, पेशेंट की एम्पुटेशन हुई है। ठीक है, तो सारा जो प्रोस्थेसिस लगता है उसके एंड पे फुट होता है, जैसे नॉर्मल फुट होता है ना वैसे ही फुट होता है। ठीक है, जो कि नॉर्मल फुट वाला काम ही कर रहा होता है। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि हम इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव प्रोस्थेसिस कितनी देर के लिए यूज़ कराते हैं। ठीक है, टेम्परेरी वाला कितनी देर के लिए यूज़ कराते हैं और डेफिनेटिव या परमानेंट वाला तो फिर हमें पता ही है थ्रू आउट द लाइफ चलेगा हीलिंग के बाद। ठीक है, अब सबसे पहले आ जाता है IPOP जो मैंने आपको बताया है, इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव प्रोस्थेसिस। ठीक है, इसके नाम से पता चल रहा है इमीडिएट मतलब कि सर्जरी होते ही एम्पुटेशन होते ही पेशेंट को ये वाला प्रोस्थेसिस यूज़ करवा दिया जाएगा। ठीक है, वो कह रहा है कि ये वाला हम ज़्यादातर यंग पेशेंट्स के अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है, कोई भी ट्रॉमेटिक इंजरी हुई है उसके बाद एम्पुटेशन करनी पड़ गई है तो हम ये वाला प्रोस्थेसिस यूज़ कराते हैं। इसके अंदर क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली प्रोस्थेसिस का स्ट्रक्चर क्या है, इसके अंदर सॉकेट होता है। ठीक है, और हमें पता है सॉकेट हार्ड होता है और एक वाउंड जो भी हील नहीं हुआ उस पर हम सॉकेट नहीं पहना सकते। ठीक है, अब जाहिर सी बात है फिर हीलिंग भी होनी है, हीलिंग कैसे होगी अगर हम इतना हार्ड स्ट्रक्चर ऊपर से पहना देंगे। ठीक है, तो इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसेस में हम ड्रेसिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, सॉकेट मैंने आपको बताया हुआ है कि सॉकेट क्या होता है, जो रेजिडुअल लिम्ब है, ये जो पार्ट कट हुआ है, कट होने के बाद जो बच गया है उसके ऊपर जो चीज़ आती है वो सॉकेट होती है। ठीक है, अब उसकी जगह पे यहाँ पे ड्रेसिंग होगी। ठीक है, क्योंकि अब वो वाउंड है उसने हील होना है तो हम अभी हीलिंग हुए बगैर सॉकेट नहीं चढ़ा सकते। ठीक है, बाकी सारा स्ट्रक्चर नीचे वैसा ही होगा, पाइलोन होगा, फुट होगा, लेकिन सॉकेट की जगह पे रिजिड ड्रेसिंग होगी। ठीक है, मैं आपको एंड पे ये तीनों प्रोसेसेस डायग्राम से भी दिखाऊंगी। ठीक है, ताकि आपका मज़ीद कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब नेक्स्ट वो क्या कह रहा है कि इसका काम क्या होता है, इसका काम भी होता है कि पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देता है। अब देखें, किसी बंदे का लिम्ब कट हुआ है, ठीक है, सबसे पहले तो वो साइकोलॉजिकल ट्रोमा में जाएगा जब वो देखेगा कि उसका लिम्ब नहीं है, वो काम नहीं कर सकता। ठीक है, फिर जब वो प्रोस्थेसिस पहनेगा तब भी वो मतलब उसको मुश्किल होगी उसके साथ ज़िंदगी गुजारने में, उसको वक्त लगेगा। ठीक है, तो हम टेम्परेरी तौर पे सबसे पहले उसे ड्रेसिंग लगाते हैं, उसके एक तो वाउंड हील हो जाए, दूसरा उसको ये फील ना हो कि मेरा लिम्ब नहीं है, और दूसरा उसको प्रोस्थेसिस के साथ रहने की आदत भी पड़ जाए। ठीक है, और अगर हम फ़ौरन से प्रोस्थेसिस नहीं यूज़ कराते, वेट करते हैं वाउंड के हील होने का, तो पेशेंट फिर वॉक नहीं कर सकता। ठीक है, तो इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव प्रोस्थेसिस का मकसद ये भी है कि पेशेंट किसी भी असिस्टिव डिवाइस के साथ वॉक कर सके। ठीक है, अच्छा, 5 to 12 डेज़ पोस्ट ऑप जो है, मतलब ऑपरेशन होने के 5 से 12 दिन बाद जो है वो ये वाला प्रोसेस यूज़ करवा दिया जाता है ताकि पेशेंट वर्क वगैरह कर सके। ठीक है, अच्छा,
इसमें क्या होता है कि अगर हम ये प्रोसेसेस यूज़ करा देते हैं, फिर पेशेंट जो है वो आराम से घर चला जाता है, ठीक है, उसका हॉस्पिटल स्टे कम हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें फैंटम पेन कम होती है। फैंटम पेन क्या होती है? फैंटम लिम्ब पेन ये होती है कि फॉर एग्जांपल आप पेशेंट का लिम्ब कट हुआ है ना, तो लिम्ब कट होने के बावजूद भी उसको उस पार्ट पर सेंसेशंस आती रहती हैं, पेन की, टिंगलिंग वगैरह की सेंसेशंस आती रहती हैं, इसे हम कहते हैं फैंटम लिम्ब पेन, ठीक है। तो वह कह रहा है कि इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसेसेस यूज़ करने से फैंटम लिम्ब पेन भी कम हो जाती है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इमीडिएटिव पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसेसेस की डिसएडवांटेजेस और कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में। डिसएडवांटेज इसका ये है कि ये थोड़ा बहुत हीलिंग को इम्पेयर कर सकता है, ठीक है। जाहिर सी बात है, हमने फिर भी कम से कम रिजिड स्ट्रक्चर यूज़ किया, ड्रेसिंग यूज़ किया, सॉकेट नहीं यूज़ किया। अब आप देखें कि ड्रेसिंग भी जाहिर सी बात है हीलिंग के साथ इंटरफेयर कर सकती है, ठीक है। और सॉकेट तो फिर हम बिल्कुल भी नहीं पहना सकते। जब ड्रेसिंग इंटरफेयर कर सकती है तो सॉकेट तो ऑब्वियसली डैमेज करेगा, हील होने नहीं देगा ज़ख्म को, ठीक है। तो ये भी कर सकती है, लेकिन मजबूरी है, हमें पेशेंट को पहनाना पड़ता है क्योंकि उसने वॉक वगैरह करनी है, ठीक है। उसको साइकोलॉजिकली उसने डेवलप करना है ख़ुद को कि मैंने प्रोसेसेस के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, तो हमें ड्रेसिंग जो है वो करनी पड़ती है, प्रोसेसेस ड्रेसिंग वाला ये वाला यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। और इसमें फॉल्स वगैरह हो सकते हैं। जाहिर सी बात है, पेशेंट का अभी ऑपरेशन हुआ है और उससे प्रोसेसेस के साथ चलने की आदत भी नहीं है, ठीक है। दोनों चीज़ें उसके लिए नई हैं, तो फिर वो गिर सकता है। नेक्स्ट आ जाती हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या होती हैं? हमें पता है कॉन्ट्राइंडिकेशंस वो चीज़ें होती हैं जिन केसेस में हम इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसेसेस को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। सबसे पहले अगर तो पेशेंट की वाउंड हीलिंग स्लो है तो हम ये प्रोसेसेस यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा ओबीस है तो भी हम प्रोसेसेस ये वाला यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अगर उसके कोई एडिमा वगैरह हो गया, स्वेलिंग हो गई है ऑपरेशन वगैरह की जगह पे, ठीक है, रेजिडुअल लिम्ब पे, तो भी हम ये यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर पेशेंट जो है मतलब वो 45 डेज़ के अंदर अंदर ऑपरेशन होने के बाद उसने वॉकिंग वगैरह नहीं की, तो भी हम ये वाला प्रोसेसेस यूज़ नहीं करेंगे। ये थे इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, ठीक है। अब पर्पसेस तो मैंने आपके इसके जो हैं वो आपको साथ साथ बता दिए हैं। अब मैंने आपको इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसेसेस के कुछ पर्पसेस साथ साथ बता दिए कि हम किन मकासद के लिए इन्हें यूज़ करते हैं, ठीक है। एक दफ़ा उनको यहाँ पे हम सम अप कर लेते हैं, देन हम मूव करेंगे टुवर्ड्स टेम्परेरी प्रोसेसेस। सबसे पहला पर्पस जो है इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसेसेस को यूज़ करने का है, दैट इज़ अर्ली रिहैबिलिटेशन। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अब पेशेंट का वाउंड है, ठीक है, उसने हील भी होना है और पेशेंट ने जल्दी जल्दी चलना भी है, ठीक है। तो ये प्रोसेसेस जो है फिर ये अर्ली रिहैबिलिटेशन में हेल्प करता है सर्जरी के बाद, ठीक है। पेन वगैरह को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, पेशेंट के ऑपरेट हुआ है तो उस साइड पे पेन भी हो रही होगी, तो ये पेन को भी कंट्रोल करता है और कम करता है, ठीक है। किस तरह करता है? मैंने आपको बताया कि रेजिडुअल लिम्ब के ऊपर हम ड्रेसिंग चढ़ाते हैं और हमें पता है ड्रेसिंग क्या है, मतलब एक कंप्रेशन डिवाइस है ना, तो वो वहाँ पे कंप्रेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। और वो जो एम्पुटेटेड लिम्ब है वो स्टेबलाइज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ऑपरेशन के बाद जो पेशेंट को पेन वगैरह होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। तीसरा इसका जो पर्पस है डैट इज़ एडिमा कंट्रोल। अगर तो रेजिडुअल लिम्ब पे एडिमा वगैरह हो रहा है, स्वेलिंग वगैरह हो रही है, तो ये उसको भी कंट्रोल करता है, ठीक है। ड्रेसिंग लगी होती है तो ड्रेसिंग क्या करती है, एडिमा को भी कंट्रोल करती है और पेन को भी, ठीक है। अब आप कहेंगे कि मैंने कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में बताया था कि एडिमा हो तो हमने यूज़ नहीं करना, वो मैंने आपको बताया था। बहुत ज़्यादा एडिमा हो, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो तो हमने इसको यूज़ नहीं करना। अब थोड़ी बहुत स्वेलिंग तो ऑपरेशन के बाद होती है, ठीक है। और लास्ट जो इसका पर्पस है डैट इज़ अर्ली मोबिलिटी, जो कि मैंने आपको अभी भी पहले भी बताया है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, ऑपरेशन के बाद जो है वो पेशेंट्स बेड रिडन हो जाते हैं, ठीक है। स्पेशली जब लिम्ब कट हो जाए, कोई लेग वगैरह, ठीक है, तो अर्ली मोबिलिटी करवाता है ये प्रोस्थीसिस, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, प्रोस्थीसिस लग गया तो चलने के लिए ही लगा है, ठीक है। एक तो इससे क्या होगा कि पेशेंट जो है वो जल्दी चलने लग जाएगा, ठीक है। दूसरा ये कि उसको प्रोस्थीसिस का जो यूज़ है, ठीक है, उसकी उसको आदत हो जाएगी, ठीक है। साइकोलॉजिकली और फिजिकली दोनों तरीके से वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं
इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसेसिस के कंपोनेंट्स की। मैंने आपको पहले बताया इसका कंपोनेंट क्या है, रिजिड ड्रेसिंग होती है, नीचे पाइलोन होता है। पाइलोन क्या होता है, जो इस ड्रेसिंग को कनेक्ट करता है फुट के साथ, ठीक है, और नीचे फुट लगा होता है जिसे प्रोस्थेटिक फुट बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जो ड्रेसिंग होती है ना, इस ड्रेसिंग के अंदर भी उन्होंने क्या किया होता है कि सॉफ्ट लाइनिंग लगाई होती है फोम वगैरह की, ठीक है, ताकि जो जाहिर सी बात है वाउंड ही है, जो भी हील हो रहा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्ट मिले, ठीक है, और उसमें वाउंड अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट हो जाए और स्वेलिंग वगैरह कंट्रोल हो जाए, ठीक है। डायग्राम्स में आपको तीनों की लास्ट पे इकट्ठी ही दिखाऊंगी, ठीक है, उससे कंपोनेंट ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं टेम्परेरी प्रोस्थीसिस, ठीक है। टेम्परेरी प्रोस्थीसिस जो है, जब वाउंड हील होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, उसकी हीलिंग स्टार्ट हो जाती है, पेन वगैरह कम हो जाती है, स्वेलिंग वगैरह कम हो जाती है, तो उसके बाद फिर इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब हीलिंग जो है वो फ़ौरन तो नहीं हो जाती, ठीक है, लेकिन कुछ वाउंड स्टेबल हो जाता है, तो उसके बाद फिर इसे यूज़ कराया जाता है 3 to 6 मंथ्स के लिए, ठीक है। इसका काम क्या होता है, ये वेट बेयरिंग में हेल्प करता है। अब जैसे जैसे पेशेंट का वाउंड हील करेगा तो जाहिर सी बात है हमने वेट बेयरिंग करानी है, ठीक है, तो उसके लिए जाहिर सी बात है वो ड्रेसिंग वाली तो चीज़ काम नहीं आएगी, क्योंकि उसमें ड्रेसिंग थी, ठीक है, तो फिर हम ये सॉकेट वाली चीज़ यूज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन ये परमानेंट नहीं होता। इसमें क्या होता है, ड्रेसिंग की जगह सॉकेट होता है जिसके अंदर रेजिड्यूल लिम जाता है, सॉकेट है और वही पाइलोन और फुट, ठीक है, ये एडिमा को भी कंट्रोल करता है। और जो इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसेसिस था उसका काम सिर्फ हीलिंग में हेल्प आउट करना था, लेकिन टेम्परेरी प्रोसेसिस जो है ये हमारा जो रेजिड्यूल लिम्ब है उसको शेप भी करता है, ठीक है। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, उधर हमने टेम्परेरी और डेफिनेटिव वाले डिस्कस किए थे डिटेल में, ठीक है, इधर साथ इमीडिएट वाला भी ऐड हो गया, ठीक है, तो आपने वो वाला लेक्चर भी अच्छे से सुन लेना, जो पॉइंट्स आपके यहाँ क्लियर नहीं हुए वो वहाँ हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये क्या करता है, जो लिम्ब रेजिड्यूल लिम्ब है उसकी शेप देने में भी हेल्प करता है, ठीक है। अब हमें पता है कि पहले पहले जाहिर सी बात है एम्पुटेशन हुई है तो वो एरिया स्वेल होगा, आहिस्ता आहिस्ता वो हील होगा, तो जाहिर सी बात है वो श्रिंक होने लग जाएगा, उसका साइज़ कम होगा, उसका वॉल्यूम कम होगा, ठीक है। और हम जो है जो टेम्परेरी प्रोसेस है वो हम किसी भी शेप का यूज़ करा सकते हैं, जिस शेप का यूज़ कराएंगे जो रेजिड्यूल लिम्ब है वो उसी शेप का बन जाएगा। मतलब हम रेजिड्यूल लिम्ब की शेप भी अपने लिहाज से जोन सी शेप डेवलप कराना चाहते हैं वो करवा सकते हैं, गोल करवाना चाहते हैं, रेक्टेंगुलर या कोई भी शेप वो हम डेवलप करवा सकते हैं टेम्परेरी प्रोस्थीसिस के थ्रू, ठीक है। दूसरा, इससे हमें पेशेंट के लिम्ब की कंडीशन का भी पता चलता रहता है, ठीक है, साइज़ और शेप वगैरह का भी पता चलता रहता है, जो कि आगे हमें हेल्पफुल होता है डेफिनेटिव प्रोस्थीसिस बनाने में और पेशेंट को पहनाने में, ठीक है। पहले तो पेशेंट ड्रेसिंग वाला यूज़ कर रहा था, ठीक है, लेकिन अब हमने उसे सॉकेट वाले की भी आदत डालनी, क्योंकि उसने पूरी ज़िंदगी सॉकेट वाला पहनना है, ठीक है, तो फिर वो इस प्रोसेस को भी साइकोलॉजिकली और फिजिकली एक्सेप्ट करता है, ठीक है, अडेप्टेशन डेवलप होती है। तो ये था टेम्परेरी प्रोस्थीसिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेफिनेटिव प्रोस्थीसिस। अब क्या होता है, पूरी तरह जब लिम्ब वॉल्यूम स्टेबल हो जाता है, लिम्ब वॉल्यूम स्टेबल तभी होगा जब फुल हीलिंग हो जाएगी, ठीक है, मजीद हीलिंग नहीं होगी, ना ही वॉल्यूम कम ज़्यादा होगा, ठीक है। तो फिर फुल हीलिंग जब हो जाती है तो उसके बाद फिर हम 3 से 9 महीने के बाद ऑपरेशन के हम पेशेंट को डेफिनेटिव प्रोस्थीसिस पहना देते हैं, ठीक है, और इसका लाइफ स्पैन 3 to 5 ईयर्स होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम चेंज कर देते हैं, ठीक है, या कोई पार्ट्स वगैरह रिप्लेस करने वाले हो प्रोसेसिस के तो वो फिर हम रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो 20 to से पे डेफिनेटिव प्रोसेसिस ही थ्रू आउट द लाइफ चलता है पेशेंट का। हाँ जी, तो ये थी हमारे पास 3 टाइप्स प्रोस्थीसिस की जो हम यूज़ करते हैं आफ्टर सर्जरी, ठीक है। इसके बाद हम प्रोस्थेटिक फुट को डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं दोबारा से आपको एक दफ़ा इनका बेसिक डिफरेंस बता दूं कि इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव प्रोस्थीसिस वो होता है कि जब हम पेशेंट की सर्जरी हुई उसके फ़ौरन बाद पेशेंट को प्रोस्थीसिस पहना देते हैं, ठीक है। इसमें एक ड्रेसिंग होती है सॉकेट की जगह पे, ठीक है, नीचे पाइलोन और फुट वगैरह वैसे ही होता है, ठीक है। इसका काम मैंने आपको बता दिया, अर्ली रिहैबिलिटेशन कराना, पेन रिडक्शन कराना, एडिमा को कंट्रोल करना और पेशेंट को अर्ली मोबिलिटी करवाना, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि हम इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसेसिस जो है वो इनिशियल हीलिंग फेज़ के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे ही इनिशियल हीलिंग फेज़ ख़त्म होता है तो हम पेशेंट को टेम्परेरी प्रोस्थीसिस पहना देते हैं, ठीक है। इसमें ड्रेसिंग की जगह पे सॉकेट होता है, फिर पाइलोन और फुट होता है, ठीक है। इसके पर्पसेस मैंने आपको क्या बताए हैं टेम्परेरी प्रोस्थीसिस के,
पहला पर्पस मैंने आपको इसका बताया था यही, लिम्ब को शेप करना और वॉल्यूम को कम करना, ठीक है। क्योंकि लिम्ब हील हो रहा है तो वो शेप भी हम उसकी चेंज कर सकते हैं, अपने लिहाज से कर सकते हैं, वॉल्यूम तो उसका वैसे ही कम होगा, ठीक है। दूसरा इसका काम होता है फंक्शनल ट्रेनिंग करवाना। फंक्शनल ट्रेनिंग मैंने आपको जैसा कि अभी बताया कि एक सेकंड, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि फंक्शनल ट्रेनिंग में ये होगा कि जो पेशेंट है वो प्रैक्टिस करेगा कि उसने प्रोसेसिस के साथ किस तरह लाइफ गुजारनी है, किस तरह उसने अपनी स्किल्स को आगे लेके चलना है प्रोसेसिस के साथ, ठीक है। कोई भी उसकी स्किल है, फॉर एग्जांपल कोई भी वो जॉब वगैरह करता है तो उसने किस तरह उनको आगे लेके चलना है प्रोसेसिस के साथ, और किस तरह उसने आगे डेफिनेटिव प्रोसेसिस को थ्रू आउट द लाइफ कैरी करना है, ठीक है। फिजिकली भी अडेप्ट करता है इन सब चीज़ों के लिए और साइकोलॉजिकली भी, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि जो टेम्परेरी प्रोसेसेस है मैंने आपको भी बताया, इसको हम इवैल्यूएशन टूल के तौर पे भी यूज़ करते हैं। इवैल्यूएशन टूल के तौर पे कैसे यूज़ करते हैं, जैसे मैंने आपको भी बताया कि ये हमें बताता है कि हमने डेफिनेटिव प्रोसेसेस का कौन सा साइज़ यूज़ करना है, ठीक है। डेफिनेटिव प्रोसेसेस कैसा होना चाहिए, उसकी डिज़ाइन, उसकी फिटिंग कैसी होनी चाहिए, ये उसके बारे में हमें सब बता रहा होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है डेफिनेटिव प्रोसेसेस। जैसे ही 3 से 6 महीने के अंदर पेशेंट का वाउंड फुली हील कर जाता है तो हम उसके बाद पेशेंट को एक परमानेंट प्रोसेसेस पहनने के लिए दे देते हैं, ठीक है। क्योंकि तब पेशेंट का वाउंड भी हील हो चुका है, अब उसका वॉल्यूम भी बिल्कुल कम ज़्यादा नहीं होना, तो प्रोसेसेस की फिटिंग का भी कोई मसला नहीं आएगा, ठीक है। और इस 3 से 5 साल के बाद हम दोबारा से प्रोसेसेस को चेंज वगैरह कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास प्रोस्थेटिक फुट। प्रोस्थेटिक फुट के बारे में आपको पहले भी कई दफ़ा बता चुकी हूँ, ठीक है। एम्पुटेटेड जो पार्ट है, जो पार्ट कट हुआ है, उसके ऊपर जो पोर्शन आता है डेट इज सॉकेट, ठीक है। लेकिन इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसेस के केस में वो ड्रेसिंग होती है, ठीक है। ये है सॉकेट, नीचे होता है पाइलोन और उसके नीचे लगा होता है प्रोस्थेटिक फुट, ठीक है, जो कि बिल्कुल वही फंक्शन परफॉर्म करता है जैसा पेशेंट का नेचुरल फुट परफॉर्म करता था, ठीक है। अब वो कह रहा है कि प्रोस्थेटिक फुट के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये स्टेबल होना चाहिए, कि एक स्टेबल बेस प्रोवाइड करे ताकि जब पेशेंट चले तो क्या हो कि उसका नी बकल ना हो और वो गिरे ना, ठीक है। अगर उसकी बेस स्टेबल नहीं होगी तो पेशेंट के गिरने के चांसेस होंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। दूसरा जो फुट है वो ऐसे डिज़ाइन होना चाहिए कि वो शॉक को, स्ट्रेस वगैरह को एब्जॉर्ब करे, ठीक है। और जो रिमेनिंग पेशेंट का जो पार्ट रह गया है जिसे हम एम्पुटेटेड लिम्ब कहते हैं, उसके अंदर जो मसल्स और जॉइंट्स हैं उनकी स्टिमुलेशन करे, ठीक है। उनके अंदर भी सिग्नल जाएं और वो भी हेल्प आउट करें स्ट्रेस को डिवाइड करने में, ठीक है। उसके बाद कॉस्मेटिक अपीयरेंस, ये तो हमें पता ही है कि हम प्रोस्थेटिक फुट को कॉस्मेटिक अपीयरेंस के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे पेशेंट का अब लिम्ब कट हुआ हुआ है तो उसने किसी वर्क प्लेस पे जाना है तो वहाँ पे वो फिर साइकोलॉजिकली डिप्रेशन वगैरह में जाना शुरू हो जाता है, इसकी साइकोलॉजी इफेक्ट होती है, ठीक है। उसको जब वो बाकी बंदों को देखता है कि उनकी जो है वो पाँव मौजूद है, मेरा नहीं है, ठीक है, तो फिर वो डिप्रेशन में जाता है, ठीक है। और इसलिए फिर हम एक अच्छा सा प्यारा सा फुट डिज़ाइन करते हैं जो कि बिल्कुल देखने में नेचुरल फुट की तरह लगे, ठीक है, तो ताकि उसकी कॉस्मेटिक अपीयरेंस अच्छी हो और पेशेंट डिप्रेशन वगैरह में ना जाए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रोस्थेटिक फुट की 2 टाइप्स होती हैं, कन्वेंशनल और दूसरा डायनामिक फुट, जिसे हम डायनामिक रिस्पॉन्स कहते हैं, ठीक है। वैसे तो हम इन टाइप्स के बारे में पढ़ चुके हैं पिछली वीडियोस के अंदर, ठीक है। और तो लेकिन मैं आपको यहाँ पे फिर बता देती हूँ। यहाँ मैं आपको सिर्फ नेम्स ही बताऊँगी, ठीक है। इसकी डिटेल जो है वो आपको ट्रांसटिबियल प्रोस्थेसिस, ट्रांसफीमोरल प्रोस्थेसिस वगैरह की वीडियोस के अंदर मिल जाएंगी, ठीक है। कन्वेंशनल फुट के अंदर आ जाता है सैक फुट। वहाँ पे मैंने आपको बड़ी डिटेल में बताया सैक फुट क्या होता है, ठीक है। सैक स्टैंड्स फॉर सॉलिड एंकल कुशन्ड हील, ठीक है। इसमें क्या होता है, नाम से पता चल रहा है सॉलिड एंकल है, ठीक है। कुशन्ड हील है जो कि शॉक वगैरह को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। दूसरा हमारे पास टाइप है डेट इज़ डायनामिक फुट। डायनामिक फुट में क्या होता है, इसमें एनर्जी स्टोर होती है और रिलीज होती है ड्यूरिंग गेट साइकिल, ठीक है, ताकि पेशेंट को ज़्यादा मोबिलिटी प्रोवाइड की जा सके और बिल्कुल उसकी जो मोबिलिटी है और ये उसकी जो गेट है वो बिल्कुल ऐसी हो जैसी नेचुरल होती है, ठीक है। अच्छा, एनर्जी जो स्टोर है वो हील स्ट्राइक फेज में होती है। जो हमारी गेट साइकिल का हील स्ट्राइक फेज है
जहाँ पे हील ग्राउंड के साथ स्ट्राइक करती है उस फेज़ के अंदर एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है, और एनर्जी रिटर्न होती है या रिलीज होती है इन टू ऑफ फेज, ठीक है, टो ऑफ फेज। जब ज़मीन से हम आगे वाला टो वाला पार्ट उठाते हैं तब एनर्जी रिटर्न होती है, ठीक है। ये थी हमारे पास दो टाइप्स प्रोस्थेटिक फुट की। अब मैं आपको जो तीनों प्रोस्थेसिस हमने पढ़े हैं साथ में प्रोस्थेटिक फुट भी डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है, उनके कंपोनेंट्स। ये देखें, ये है हमारे पास इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव प्रोस्थेसिस। इसमें देखें ये पेशेंट की ये जो एम्पुटेटेड लिम्ब है, जो बाकी बच गया लिम्ब जिसे हम रेजिडुअल लिम्ब कहते हैं, उसके ऊपर ड्रेसिंग है, ठीक है, नीचे ये पाइलोन है और नीचे फुट होगा, ठीक है। और पेशेंट देखें असिस्टिव डिवाइसेस की मदद से चल रहा है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर उसकी हीलिंग वगैरह अभी चल रही है, ठीक है। ये है हमारे पास टेम्परेरी प्रोस्थेसिस। और डेफिनेटिव प्रोस्थेसिस का भी स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है, बट दोनों के फंक्शंस और पर्पसेस में डिफरेंस होता है, ठीक है। एक को हम यूज़ करते हैं हीलिंग के फेज़ में ताकि लिम्ब की शेप वगैरह डेवलप हो जाए, ठीक है, और दूसरे को परमानेंट यूज़ करते हैं एक प्रॉपर सॉकेट की फिटिंग बना के, बिल्कुल रेजिडुअल लिम्ब जैसी। इसमें प्रॉपर टेम्परेरी वन में फिटिंग नहीं बन सकती होती, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि वो हीलिंग फेज़ में होता है, ठीक है, हील होके उसका साइज श्रिंक हो रहा होता है लिम्ब का। तो ये है सॉकेट जिसके अंदर रेजिडुअल लिम्ब जाएगा, ये पाइलोन है और ये प्रोस्थेटिक फुट है, ठीक है। ये था हमारे पास स्ट्रक्चर टेम्परेरी प्रोस्थेसिस का, और डेफिनेटिव प्रोस्थेसिस भी ऐसा ही होता है। यहीं तक थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव प्रोस्थेसिस, टेम्परेरी प्रोस्थेसिस, डेफिनेटिव या परमानेंट प्रोस्थेसिस और प्रोस्थेटिक फुट के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। बाकी आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।